बच्चों हम लोग नेक्स्ट थर्ड टाइप हम लोगों का चल रहा था, ठीक है। थर्ड टाइप के अंदर हम लोग देखने वाले थे कि मॉलिक्यूल हैविंग नो कायरल सेंटर, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, पहले केस की बात करते हैं, टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट में क्या बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार फटाफट से इसको हम रिवाइज करते हैं। टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ओनली वन कायरल सेंटर, ओनली वन कायरल सेंटर, ठीक है। अगर एक कायरल सेंटर होगा तो डेफिनेटली वो जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ बेटा, ठीक है। यस, नाउ अब क्लियर है, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट के अंदर बच्चों हम लोगों ने बात की थी ओनली वन कायरल सेंटर, तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अपन उससे बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल। और कायरल मॉलिक्यूल्स के जो बेसिक कंडीशन है आपको पता है कि सर 4 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, और 4 ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है बच्चों। टाइप 2 पे आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अपन को फॉलो करना है रूल्स को हमेशा। टाइप 2 में बेटा तो मोर देन वन कायरल सेंटर, जब एक से अधिक बच्चों कायरल सेंटर्स होंगे तो प्लीज फॉलो वन रूल कि बच्चों वहां पे आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब कैसे होगा, तो हम कायरल सेंटर की जो बेसिक डेफिनेशन थी फर्स्ट टाइप के अंदर उसको फॉलो नहीं करने वाले। टाइप फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे फॉलो नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको कल बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। तो मैंने बोला था प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, बस इन्हीं दोनों पे फोकस करना है। तो दोनों में से कोई सी भी अगर सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया ना बच्चों। कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट तो मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, ए कायरल। कैसा बोलेंगे, ए कायरल मॉलिक्यूल। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगी, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है, बोथ सिमेट्री, ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगी तो मॉलिक्यूल डेफिनेटली बच्चों कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी थी। और तीसरे टाइप की जो हम बात कर रहे हैं वो भी कल मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, मॉलिक्यूल्स हैविंग नो कायरल सेंटर। जब कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा तो फिर वहां पे हम कैसे निकालेंगे कि मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या होगा, इस पे हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो ये एक आपका बेसिक रिवीजन था, सभी को समझ में आ गया होगा, यस। तो बच्चों टाइप 3 की अपन बात कर रहे हैं फिर से। टाइप 3 में ये है कि कोई ऐसा जो मॉलिक्यूल आपको दिया जाएगा जिसके पास होगा नो कायरल सेंटर, ऐसा होगा ही, फिर मॉलिक्यूल ऑप्टिकल होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों में सेंटर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, नॉट एक्टिव, ठीक है, हो भी सकता है बेटा और एक्टिव नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कायरल सेंटर जब बिल्कुल ही नहीं है तो उस समय पहली बात ये ध्यान रखो, मॉलिक्यूल्स जो दिया गिवन मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दूसरा रूल कहता है कि सर ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कौन से नहीं होंगे। तो इसके बच्चों की सिमेट्री कि आपको चेक करना है कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब जिसके सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली बच्चों मॉलिक्यूल हमारा कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल। और हम बात करें नो सेंटर की तरफ, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो डेफिनेटली कि बेटा वहां पे वो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैं ये बताऊंगा कि अगर कायरल सेंटर नहीं है कोई भी तो फिर हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री को और सेंटर ऑफ सिमेट्री को। तो चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं कुछ अप्लाई रूल्स, ठीक है।
जैसे फर्स्ट काम, तो कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराए गए थे, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं थोड़ा और क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। चलो, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्या है यहाँ पे आपका कार्बन देन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लगा लिया मैंने क्लोरीन, यहाँ लगा लिया मैंने ब्रोमीन, और इधर भी क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है बच्चों। चलो अप्लाई करते हैं रूल्स को, ध्यान से देखो, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड भी ले लेते हैं इसी में ही, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। आप लोग भी बता सकते हो आंसर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आंसर आपके देखूंगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है क्लोरीन, यहाँ कर दिया है मैंने ब्रोमीन, इधर लिया है मैंने CH3, और यहाँ लिया है मैंने हाइड्रोजन। आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। तो देखो बेटा जल्दी से बताओ, यहाँ पे क्या कोई कायरल सेंटर है बेटा? नहीं, सारे के सारे H2 है, तो नो कायरल सेंटर, कोई भी कायरल सेंटर यहाँ पे नहीं है। तो हमारा Sp3 वाला कोई है ही नहीं, वो डिफरेंट ग्रुप ऐसी कुछ समझ में आ ही नहीं रहे हैं। तो सीधा रूल्स जो बता रहा हूं मैं आपको यही फॉलो करना, ठीक है, हमेशा, कोई इसमें गलती नहीं होगी। अच्छा, तो इसमें आप देखो, जब कोई भी कायरल सेंटर नहीं है तो मॉलिक्यूल्स हमारा ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा? जब उसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। अगर दोनों में से कोई भी एक सिमेट्री आ जाती है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, सिमेट्री होगी। सिमेट्री याद है कैसे अपन रूल्स को निकालते हैं? जहां पे एक हम क्या करते हैं, इमेजरी प्लेन को बात कराते हैं मॉलिक्यूल्स के बीचों बीच से, जहां पे मॉलिक्यूल को डिवाइड हो जाते हैं, आधा पार्ट दूसरे आधे पार्ट की क्या बेटा, रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, सभी को बात समझ में आ रही है? चलो करके देखते हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहां से अगर मैं कट करूं, मॉलिक्यूल की सिमेट्री मतलब बीचों बीच से कट करूंगा, ठीक है ना। तो ये जो इक्वल पार्ट, ये जो आधा पार्ट यहां बनेगा और एक ये आधा पार्ट यहां बनेगा। बात समझना, बताओ जल्दी से। तो एक जो आधा पार्ट है, फर्स्ट हाफ पार्ट और सेकेंड हाफ पार्ट, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे? क्या एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे? तो आवाज दे रहे सभी को। ओके, सभी क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा? बता दो जल्दी से। सभी बच्चों क्लियर हो रहा होगा यार, बताओ जरा आंसर। नो सर, नॉट क्लियर। ओके, अभी क्लियर आवाज आ रही है? अनन्या, अभी आवाज क्लियर आ रही है? शर्मेश, रोहित, अभी ठीक आ रही है? चलो, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, बताओ सभी लोग। बेटा ऑब्वियसली यस, पीओएस होगा, बिल्कुल। इधर का हाफ इमेज, इधर वाला इमेज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? प्रेजेंट। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वी विल कॉल कि बेटा ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री पे, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी क्या? आपकी यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? अनन्या ने बोला है नो, नहीं। ओके ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चों, मैंने जनरली बोला था आपको साइक्लिक कंपाउंड देखते हैं, बट जो एल्कीन है वो साइक्लोएल्केन को होल्ड करता है। तो आप यहाँ देखो, ये वाला क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन होना चाहिए था ना, यहाँ तो ब्रोमीन है। सर अगर मैं अपोजिट साइड में अगर आ रहा इसकी डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, डिस्टेंस तो बराबर है, बट मॉलिक्यूल कैसे हैं? डिफरेंट। अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है, मतलब आपके यहाँ पे एक तो क्लोरीन है, एक तरफ आपका यहाँ पे हाइड्रो, आपको ये दिख रहा है ब्रोमीन दिख रहा है, तो दोनों से कैसे हो सकते हैं? तो ये वाला अगर आप इन दोनों के पास जा रहे हो दूसरे के पास, तो ये तो लाइन के सेंटर से पास होगी नहीं ना। जब ये सेंटर से पास नहीं होगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी हो जाएगी। अच्छा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी तो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक ऑप्टिकली
इनएक्टिव हो गया, कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वहां पे आपको क्या मिलेगा, मॉलिक्यूल आपका इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सिमेट्री मुझे यहां से मिल सकती है, भाई किसी भी स्ट्रक्चर का आधा समझ में आता है ना, आधा कहां से होगा, हाफ, आधा आधा कहां से होगा, बस वही चीज। तो अभी मैंने यहां से इसको हाफ कर दिया। तो पहला क्वेश्चन मेरा वही है कि यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट होगी, बताओ जल्दी। बिल्कुल नहीं। क्या CH3 के इमेज क्लोरीन करेगा, नहीं। क्या आपके हाइड्रोजन के इमेज ब्रोमीन करेगा, नहीं बेटा, तो प्लेनो सिमेट्री कैंसिल। अब आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या बोलती है कि जब मैं अपोजिट बराबर आनी चाहिए, तो जो लाइन देखो यहाँ पे ब्रोमीन है तो ग्रुप डिफरेंट है, हाइड्रोजन है यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी ग्रुप डिफरेंट है, आपको डिफरेंट मिले। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दोनों सिमेट्री एब्सेंट है, तो हाथ बंद करके बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ आपको, आई थिंक चीजें बहुत ही क्लियर समझ में आ रही है किस तरीके से मॉलिक्यूल को सॉल्व करना है। चलो अब बात करते हैं कुछ और मॉलिक्यूल्स, अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं। ये सर का एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से है, सॉल्व करो इसे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया गया है और इसके साथ यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन ये लगा दिया है, सॉल्व करो। थर्ड मॉलिक्यूल, हाँ सभी लोग ट्राई करो, ठीक है, कोशिश करेंगे तो बन सकता है, नहीं बनेगा तो मैं बताने के लिए आपको तैयार हूं, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके सारे के सारे एंड ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लोरीन एंड नाउ दिस इज ब्रोमीन। चलो तीन मॉलिक्यूल बताओ जरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्लेनो सिमेट्री कहाँ पे है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बताओ चलो आंसर। अभी आवाज क्लियर आ रही है समृद्धि? यस बेटा, आवाज क्लियर आ रही है क्या? बता दो एक बार, क्योंकि आवाज बीच में ब्रेक कर सकती है बिकॉज ऑफ नेटवर्क, है ना, आप लोग समझ सकते हो। अभी ठीक आ रही है बच्चों? अभी ठीक आ रही है आवाज सभी को? अभी अभी ठीक आ रही होगी, यस अभी परफेक्ट आ रही होगी। बहुत बार क्या होता है कि आवाज कभी तो बीच में स्टॉप कर जाती है, ठीक है, इसलिए। चलो अभी ठीक आ रही होगी। चलो बताओ। यस आकांक्षा, थैंक यू। बताओ बेटा क्या आंसर होगा। फर्स्ट मॉलिक्यूल ये दिया है, सेकंड दिया है और थर्ड दिया है। स्टेप बाई स्टेप चेक करके बताओ और जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूल पे चलते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल में बताओ जल्दी से, पहला पॉइंट वही हम बात करेंगे, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा? बताओ बच्चों, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यस और नो? सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में हम लोग क्या बात करते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत से बच्चों ने बोला है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री बताओ इसके बारे में, फर्स्ट मॉलिक्यूल में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा? किसी ने बोला है सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगा, और पीओएस इसमें बोला है प्रेजेंट हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मेरा मुझे सब बिल्कुल परफेक्टली देख लिया, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप यहां से एक अगर एक इमेजरी प्लेन पास कराओ, मॉलिक्यूल्स को आधा आधा कट करके देख लो आप, ठीक है, कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है। एक इमेजिनरी प्लेन है, ये आपके मॉलिक्यूल्स के बीचों बीच जाएगा, ठीक है, और इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। अब जो इक्वल हाफ बनेंगे वो मिरर इमेज होनी चाहिए, बस यही है, रिफ्लेक्शन को फॉलो करना चाहिए, बस रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो प्लेनो सिमेट्री आपको दिख रही है ना? यस, प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है। अब आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो ये कहती है कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल पे जो सेंटर है वो एक ही होगा, वन सेंटर। ध्यान देना, ये वो कंपाउंड नहीं है जो हम लोगों ने अभी साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े थे,
ठीक है, एल्कीन वाले केस पढ़े थे। ये कौन से कंपाउंड है बेटा? ये स्पाइरो कंपाउंड है। जब ये स्पाइरो कंपाउंड्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो इनकी नॉमेनक्लेचर भी डिफरेंट था, इनके रूल्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जब भी केमिकल रिएक्शन में आते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू भी। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्लेनोसिमेट्री तो थी, अगर प्लेनोसिमेट्री थी तो कोई डाउट नहीं था कि ये मॉलिक्यूल सीधा का सीधा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं होगा। बट क्वेश्चन अभी यहाँ पे रुका हुआ है कि क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो बच्चों इस रिंग की सिमेट्री यहाँ पे होगी, इस रिंग की सिमेट्री यहाँ पे होगी, बताओ जल्दी से। इस रिंग की सिमेट्री यहाँ पे होगी और इस रिंग की सिमेट्री यहाँ पे होगी, ओके ना। हाँ, इवन नंबर ऑफ रिंग, इवन नंबर ऑफ रिंग की कहानी जो है वो आपका आइसोमर्स में डायरेक्टली वर्क कर रही थी, डिस्कस किया था हम लोगों ने। ऑड नंबर की तो ये इसके परपेंडिकुलर ही होगा। अगर ये फर्स्ट रिंग की बात करो, अगर आपको याद है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो पढ़ाया था मैंने, फर्स्ट रिंग सेकंड रिंग का क्या होगा, एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन में नहीं होंगे। मैंने बताया भी था, अगर फर्स्ट रिंग एक्स वाई प्लेन में है तो सेकंड प्लेन किस में होगा, बाई जेड प्लेन। और बताओ भाई जल्दी से, होगा ना। तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या होगा कि एक रिंग तो यहाँ पे है इस तरीके से, इस तरीके से मान लो, एक तो इस प्लेन पे है, दूसरी रिंग इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी। बताओ जरा, यही होगा। अगर नीचे वाली एक्स वाई प्लेन में है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी ना। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से। इसी तरीके से होगी। क्वेश्चन हमारा ये था कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पीओएस नहीं होगा ना। हाँ वही पीओएस पे भी बात करते हैं, वही। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये इसके परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, हाँ रिंग इसी तरीके से होगा। बट मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ऑप्टिकल। मैं पूरी बात समझा करो, ऑप्टिकल आइसोमर की कहानी क्या है। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर सेम होते हैं? तो क्या मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कॉन्सेप्ट को ऑप्टिकल आइसोमर में लगा सकता हूँ? सारी बात को समझो। मैं पहले बता रहा हूँ आपकी गलती क्या कर सकते हो और फिर से करेक्ट भी कैसे कर सकते हो। तो आप मुझे ये बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम क्या कर रहे थे बताओ? स्पेस के अंदर मॉलिक्यूल्स का रोटेशन करा रहे थे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। वो यहाँ भी मिल रहा है, बट मैंने क्वेश्चन आपसे ये तो नहीं पूछा कि यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का अगर मैं क्वेश्चन पूछता फर्स्ट में तो आप बोलते नहीं मिलेगा सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर मैं फर्स्ट में पूछूं क्या मिलेगा, तो आपका आंसर होगा कि नहीं मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि एक रिंग दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया ना, प्लेन में नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का जो कॉन्सेप्ट है क्या हम ऑप्टिकल में लगा सकते हैं? ये भी तो सोचना जरूरी है ना। क्या हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के रूल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बताओ इसका आंसर। क्या हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के रूल्स को ऑप्टिकल आइसोमर में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते यार। सुजल, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते यार, फिनिश खत्म। नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के रूल। अपने मन से रूल को मत बनाओ कि उधर के रूल्स को यहाँ लगा लो, है ना। हर किसी के रूल्स अलग अलग है ना। तो जिस चीज के रूल्स जहां पे है उसी के साथ लगाओगे तो आपको बेटर आंसर मिलेगा, आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है। एक सेकेंड, ऑप्टिकल आइसोमर हो या ज्योमेट्रिकल, चेक करना होगा वहां कंपाउंड कहाँ चेंज होगा। यार मुझे ये बताओ, कहाँ चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? आप मुझे सिंपल से ये बताओ। मुझे ये बताओ, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर दोनों सेम होते हैं? यस और नो का आंसर दे दो मुझे। क्या पोजीशन आइसोमर, क्या चेन आइसोमर सेम थे? मुझे सिंपल सा आंसर दो। वो सारे के सारे टू डायमेंशनल थे। आप ना चीजों को मिक्स कर देते हो फिर खुद ही कंफ्यूज होते हो, ये प्रॉब्लम है। आप मुझे ये बताओ, टू डायमेंशनल आइसोमर में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर थे उसमें चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर्स, ट्यूटोमर्स, क्या सब सेम थे? ये तो टू डायमेंशनल ना, सारे के सारे टू डायमेंशनल थे। क्या वो सारी की सारी चीजें सेम थी? बताओ मुझे। नहीं थी ना, अलग अलग रूल्स फॉलो हो रहे थे ना। हमने कभी चेन आइसोमर्स के रूल कभी उसमें लगाए हैं क्या? नहीं लगाए ना। ये तो सारे के सारे टू डायमेंशनल ना। अभी स्टीरियो आइसोमर्स में
हम जब पढ़ रहे हैं तो दो आइसोमर्स आते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल के रूल्स अलग हैं, ऑप्टिकल के रूल्स अलग हैं। हाँ, ये है कि आपको इस कंपाउंड में अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा गया और ऑप्टिकल आइसोमर पूछा गया तो अलग अलग तरीके से आंसर करेंगे। ऐसा नहीं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के रूल को मैं ऑप्टिकल में लगा दूं और ऑप्टिकल वाले रूल्स में ज्योमेट्रिकल में लगा दूं। यार मैंने कहीं बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ाते समय कि कोई प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स घुमा रहा है उसको, लाइट क्लॉकवाइज जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, मैंने कहीं पढ़ाया था क्या? ऑप्टिकल आइसोमर में नाम ही है ऑप्टिकल, रिलेटेड टू लाइट, समथिंग रिलेटेड टू लाइट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइट को रिलेट करते हैं। और कौन सी लाइट को? प्लेन पोलराइज लाइट को, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहीं ज्योमेट्रिकल में ऐसा बोला था क्या कि प्लेन पोलराइज लाइट घूम रही है? नहीं ना। तो ऑप्टिकल, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के जो मैं क्वेश्चन पूछूं कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने निकलते हैं, तो हम लोग को रूल्स फॉलो किया था, वहां पे फॉर्मूले हम लोगों ने फॉलो किए, 2 की पावर n, वो सारे रूल्स फॉलो किए थे। अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने के फॉर्मूले अलग हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से मैच नहीं करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टोटली डिफरेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एप्लीकेबल ओनली फॉर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। बट ऑप्टिकल आइसोमर में हम लोगों ने क्या क्या देखा? कायरल सेंटर भी देखा। जब एक कायरल सेंटर था, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे थे, कहीं पे आपका क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था? नहीं था ना, तो भी तो ऑप्टिकल आइसोमर मिल रहा था, बस ज्योमेट्रिकल नहीं मिल रहा था ना वहां पे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो ऑप्टिकल आइसोमर में हम लाइट को फोकस करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्लेन पोलराइज लाइट के लिए क्या जरूरी कंडीशन है। पहली कंडीशन हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है फर्स्ट केस में, टाइप 2 में हम लोगों ने कल क्वेश्चन किए थे, टाइप 3 के अंदर ये चल रहा है, जहां पे कायरल सेंटर, यहाँ पे स्पाइरो कंपाउंड्स आएंगे। तो अगर स्पाइरो कंपाउंड्स आते हैं तो एडवांस सेक्शन के अंदर हमें कैसे सॉल्व करना होगा, हमें 4 मार्क्स कैसे लेने होंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या सभी को मेरी बात क्लियर हुई है? रूल्स बच्चों मिक्स नहीं होने चाहिए, रूल्स मिक्स हो जाएंगे तो फिर आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और चीजें बहुत सारी आपकी इधर की उधर हो जाएंगी। तो जो रूल जिसके लिए एप्लीकेबल है वहीं पे हम फॉलो करेंगे। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है ना? अपन इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में हमारी जो रूल्स हैं जिस तरीके से हम वही फॉलो करेंगे। जब मैं कभी यूएसए जाऊंगा या किसी और कंट्री में जाऊंगा तो वहां के रूल्स में फॉलो करना पड़ेगा। हम ये तो नहीं बोल सकते अपन इंडियन है तो हम अपने ही रूल्स फॉलो करेंगे, नहीं। तो जहां पे हम जिस कंट्री, तो वो भी है, कंट्री ये भी है, वहां लोग, यहाँ पे सारी चीजें वहां भी है, यहाँ भी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रमेश, कोई डाउट है तो आप पूछिए बेटा, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो रूल्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे दो दो सेंटर मिल रहे हैं ना। मुझे तो सेंटर एक ही चाहिए था, पूरे मॉलिक्यूल का एक सेंटर, पूरे मॉलिक्यूल का एक सेंटर, और दोनों रिंग का एक सेंटर तो हो नहीं सकता ना। क्या दोनों रिंग का एक सेंटर हो सकता है? मुझे बताओ, नहीं हो सकता ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी। और स्पाइरो कंपाउंड्स में जनरली, स्पाइरो कंपाउंड्स में जनरली, लेकिन ये वाला केस थोड़ा अलग है, देखना ध्यान से। एक है बट रिंग देख लो यहाँ पे कितने हैं, और उसके हिसाब से बीच वाले रिंग क्या सीओएस बना सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे। तो पहले केस में सीओएस हो जाएगी एब्सेंट, बिकॉज इवन नंबर में। अब आते हैं सेकंड में, तो मॉलिक्यूल हो गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकंड कंपाउंड क्या कह रहे हैं बताओ जरा। सेकंड कंपाउंड के अंदर पहला क्वेश्चन मेरा यही है, क्या प्लेनो सिमेट्री होगी? सेकंड में पीओएस तो क्रॉस हो जाएगी बेटा। प्लेनो सिमेट्री से देखो, बीच में मॉलिक्यूल्स के एक लाइन पास कराओ, इमेजिनरी प्लेन, मिरर होना चाहिए। इस मिरर में ये ऑक्सीजन दिख रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आना चाहिए, ये नीचे आ गया है, तो पीओएस कैंसिल होगी ना। पीओएस जैसे कैंसिल, आंसर फिनिश। मॉलिक्यूल कैसा हो गया बताओ। अभी सीओएस भी चेक कर लेते हैं, दोनों चेक करना जरूरी है। दोनों चेक करते हैं। सीओएस बताओ, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? अरे बेटा दो 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 है ना, इवन नंबर में आ रहे हैं ना रिंग, तो दो आपके सेंटर होंगे ना, एक सेंटर तो होगा नहीं ना पूरे मॉलिक्यूल का, तो सीओएस भी कैंसिल हो गई। तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल, हाँ बोथ आर एब्सेंट, डेफिनेटली वैष्णवी, यस बेटा बोथ आर एब्सेंट, डेफिनेटली करेक्ट आंसर। अब आओ थर्ड मॉलिक्यूल पे, जरा यहाँ फोकस करो। बताओ थर्ड मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, बताओ बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको बीच से कट कर दो ना इस तरीके से, देखो इस सीएल की इमेज इस सीएल के साथ बनेगी, इस ब्रोमीन की इमेज ब्रोमीन के साथ बनेगी, बाकी ग्रुप उनकी इमेज उनके साथ बनेगी, पीओएस प्रेजेंट। सेंटर ऑफ सिमेट्री पे क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? यस और नो? क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? बताओ जल्दी सभी लोग,
भाई एक सेंटर यहाँ आ रहा है, एक सेंटर यहाँ आ रहा है, एक सेंटर यहाँ पे आ रहा है ना, नो सीओएस। आप मुझे ये बताओ, आपने यहां से अगर एक सेंटर, आपने मान आपने बोला कि सर ठीक है यहाँ पे मैं इसको सेंटर मान लेता हूँ मॉलिक्यूल का, ये सेंटर, राइट, आपकी बात से फॉलो कर रहा हूं मैं, 3 सेंटर है, दैट्स व्हाई नो सीएस। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप जरा यहां से देखो, अपोजिट चल के देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, कहां से मिलेगा बताओ मुझे? ऑड नंबर में आ रहा है ना, ऑड नंबर में आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि सर पहला वाला जो रिंग है, तीसरा वाला रिंग है, दोनों सेम प्लेन में होंगे, हाँ मान लेता हूं मैं, कोई इशू नहीं है। तो ग्रुप भी तो सेम होनी चाहिए ना, ग्रुप तो डिफरेंट मिलेंगे ना, इधर ब्रोमीन उधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन उधर ब्रोमीन, तो ग्रुप डिफरेंट हो गए, अगर डिस्टेंस बराबर भी हो गई है तो सीओएस एब्सेंट हो गया ना आपका, बट पीओएस प्रेजेंट रहेगा, तो जिसकी वजह से बेटा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अगर एक भी सिमेट्री प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। कितने बच्चों को ये रूल समझ में आया, जल्दी से बताओ। चलो अब हम लोग बात करते हैं बाइफिनाइल्स। तो बाइफिनाइल्स पे क्वेश्चन बच्चों कैसे बनते हैं इस पे देखते हैं। स्पायरो कंपाउंड देख लिया हमने, हाँ अगर, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही मैं आपको बोलना चाह रहा था कि अगर वहां पे जो ऑड नंबर रिंग थी ना, उस ऑड नंबर रिंग के अंदर अगर दोनों साइड, बिकॉज इधर देखो जिस ग्रुप पे, जिस रिंग पे ग्रुप लगे हुए हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि सर लास्ट वाली और इधर वाली दोनों सेम प्लेन में आएगी, ये तो आपको समझ में आता है, एक्स वाई, वाई जेड देन एक्स वाई, सेम जाते हैं ना, सेंटर सिमेट्रिक होता है। लेकिन इवन नंबर वाले रिंग में स्पायरो कंपाउंड्स में तो आपको मिलने वाली नहीं है, ये बात मेरी समझ में आ रही है क्या? इवन नंबर वाले रिंग में तो आपको मिलने वाली नहीं है, अरे ये क्लियर है, बताओ। अब आते हैं बाइफिनाइल्स में, तो रूल समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग बताओ। बाइफिनाइल्स में अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों ऑर्थो पोजीशन फोकस करना पड़ता है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन मस्ट हैव bulky, must have bulky group on same side of both phenyls so that there is steric repulsion, there is steric repulsion। अच्छा पहले ये बताओ, इसके पहले जो आपके both groups then CO is present, हाँ सर मिस दिस इज करेक्ट है ना, कॉमन सेंस है वो तो आपका बिल्कुल, क्योंकि अगर देखो मैंने बताया था अगर इवन नंबर, मैं सभी को बता रहा हूँ स्पायरो कंपाउंड्स के बारे में फिर से एक बार, अगर इवन नंबर में अगर आपकी रिंग होती है स्पायरो में, तो बच्चों वहां पे एक आपका एक्स वाई प्लेन में, दूसरा वाई जेड प्लेन में होगा, तो फिर आपका सीओएस के चांस तो है ही नहीं है ना उस पे, इतनी बात समझ में आ रही है ना सभी को। लेकिन जब वहां पे अगर ऑड नंबर में रिंग आती है तो एक एक्स वाई प्लेन में, दूसरी वाई जेड प्लेन में, तीसरी एक्स वाई प्लेन में होगी ना, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। तो जो टर्मिनल पोजीशन वाले जो आपकी रिंग होंगी स्पायरो, जो स्पायरो रिंग होंगे, स्पाइरेंस जो होंगे पूरे है ना, स्पायरो रिंग्स थर्ड वन फर्स्ट और थर्ड वाला, उसमें अगर सेम साइड में, अगर सेम ग्रुप में, अपोजिट साइड में सेम ग्रुप मिल जाते हैं तो हम एक बार सेंटर ऑफ सिमेट्री को बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोलेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, तो रूल्स ऐसा कहता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से, ये बात क्लियर हो रही है सभी को? रिस्पॉन्स करने के पैसे नहीं लगते यार शायद, ठीक है ओके, क्योंकि मुझे मुझे पता चलना चाहिए, मुझे पता चला कि आपको हुआ कि नहीं हुआ तो मैं वहीं पे रोका रहूंगा, तो जितनी देर मैं रुकूंगा कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, उतना ही लेट होगा, सिलेबस भी पूरा करना है, आपको पता है सिलेबस यही तो है ही नहीं सिर्फ कि आइसोमर पढ़ लेना है, यहीं से क्वेश्चन देने वाला है, एडवांस देने वाला है, ठीक है, तो बाकी चीजें भी पढ़नी जरूरी है, इसलिए आप मुझे यस और नो का रिस्पॉन्स करते चलो, मैं आगे चलता चलूंगा, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरीके से मुझे रिस्पॉन्स करते जा रहे हो।
तो बच्चों बाइफिनाइल्स हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, बाइफिनाइल्स क्या होते हैं, एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग से सिंगल बॉन्ड से अटैच। तो ऑर्थो पोजीशन पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो पोजीशन डेफिनेशन सुन लो ध्यान से, क्योंकि अभी अप्लाई करना पड़ेगा, आप भूल जाते हो, इसकी डेफिनेशन सुन लो ध्यान से। ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए मस्ट हैव बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप होने चाहिए, और सेम साइड, ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान में बिठा लो। ऑर्थो पोजीशन होने चाहिए और सेम साइड, ऑन सेम साइड, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ऑफ बोथ फिनाइल्स, दोनों फिनाइल लगे होंगे सिंगल बॉन्ड से अटैच होते, से आपका एक फिनाइल तो यहाँ पे होगा, समझ लो थोड़ा सा, एक फिनाइल ये है यहाँ पे, इसको अपन बाइफिनाइल्स बोलते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यस ये बाइफिनाइल्स है। तो देखो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये होगी फिनाइल की, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये। तो इन पे क्या होने चाहिए बेटा, इन पे होने चाहिए बल्की ग्रुप, ध्यान दो, और इन पे भी होने चाहिए, ऑर्थो पोजीशन पे ही बल्की ग्रुप होने चाहिए, दिमाग में बिठा लो, ये आपके बाइफिनाइल्स मैंने बना के दिया है। तो ऑर्थो पोजीशन पे होने चाहिए मस्ट हैव बल्की ग्रुप, सो ऑन द सेम साइड, सेम साइड बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम साइड में, सेम साइड समझ में आती है क्या, सेम साइड का मतलब देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों सेम साइड होगा ना, इसमें इसमें ये वाला साइड, इसमें ये वाला साइड, दोनों सेम साइड होगा, क्या सभी क्लियर हो रहा है, सेम साइड क्लियर हो रहा है, ऑफ बोथ फिनाइल्स सो दैट देयर इज स्टेरिक रिपल्सन। तो पता है बल्कि और बल्कि ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्सन ही होगा ना, क्या मेरे को मेरी बात समझ में आ रही है। तो रिपल्सन होने से, हाँ रिपल्सन होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल का प्लेन बदलेगा। बताओ बच्चों, अगर ये एक्स वाई प्लेन में होगा तो ये ऑटोमेटिक बाइजेट प्लेन में चला जाएगा ना, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ बच्चों। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर, इस तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आया था। तो यहाँ पे क्या होगा, बल्कि ग्रुप के बीच में क्या होगा, सेम साइड में जो बल्कि ग्रुप लगे हैं उनके साथ रिपल्सन होगा, तो प्लेन विल चेंज। यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये आपका चेंज होगा तो इसमें क्वेश्चन है कि कंडीशन को समझ लेते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन थी बाइफिनाइल्स में, अब कंडीशन की बात करते हैं। तो आपके वही बाइफिनाइल, ठीक है, विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन से शो करेंगे, इफ, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है बल्कि ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, बल्कि ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजीशन, ऑन ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होने चाहिए, जो मैंने पहले भी डेफिनेशन में क्लियर किया है, बल्कि ग्रुप होने चाहिए, मतलब कौन से बाइफिनाइल्स ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। बच्चों प्लीज सुन लो, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। बल्कि ग्रुप होने चाहिए आपके ऑर्थो पोजीशन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ कम्स कि बल्कि ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बल्कि ग्रुप की अगर बच्चों मैं बात करूं तो जिसमें आपका एसिड आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है, आई भी और भी बात करेंगे, जैसे आपका सल्फोनिक HSO3 ये हो सकता है, जैसे आपका नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, जैसे मैं बात करूं तो एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। बहुत बार क्लोरीन नहीं मिलता है तो कोई इश्यू नहीं है, क्लोरीन को बहुत बड़ी साइज में हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्लोरीन के ऊपर क्वेश्चंस आएगा तो इसको भी आप बिगर साइज में ही काउंट करना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बाद में जब एक्सप्लेनेशन आए हैं तो नीट ने, एनटीए ने, या जो हमारे आईटीज के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, या जो आपके जेईई मेंस में, तो उसको क्लोरीन को उन्होंने बल्कि ग्रुप में ही काउंट किया है। तो बल्कि ग्रुप आपको मैंने यहाँ पे हिंट कर दिया है कौन कौन से हैं, आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, सेकेंड कंडीशन बच्चों क्या होनी चाहिए, तो सेकेंड कंडीशन है बोथ फिनाइल शुड बी अनसिमेट्रिकल, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनसिमेट्रिकल इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली कैसा होना चाहिए, वो आपका अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअली आपका अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, इन्हीं दोनों कंडीशन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो बाइफिनाइल्स, कौन से बाइफिनाइल्स ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे,
ऐसे बाइफिनाइल्स ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे जिनके पास बच्चों बल्कि ग्रुप होना चाहिए ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। सेम साइड वाला तो मैंने बताया ही था। ये देखो एसिड दिख रहे हैं आपको, बल्कि ग्रुप में है, सल्फोनिक दिख सकता है, नाइट्रो दिख सकता है, एल्काइल दिख सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जनरली आपको 99.9% केस में यही देखने को मिलते हैं बल्कि ग्रुप। नेक्स्ट है बोथ फिनाइल्स शुड बी अनसिमेट्रिकल, बिकॉज अनसिमेट्रिकल कंडीशन तो मैंने पहले डिस्कस की है। अगर आपका सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है ना, तो अनसिमेट्रिकल होना बहुत जरूरी है। और इंडिविजुअली दो रिंग और दो आपकी फिनाइल होंगी ना, तो दोनों फिनाइल अपने आप में आपके अनसिमेट्रिकल होने बहुत जरूरी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, कंडीशन क्लियर हुई है कि नहीं? इसमें मत कोई डाउट तो आप पूछ लो, अगर इसमें डाउट है तो आप पूछ लो, क्योंकि फिर क्वेश्चंस आने वाले हैं तो अपन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सभी को यहां तक कंडीशन क्लियर हो गई है? सभी बच्चों को कंडीशन क्लियर है? यस बेटा, बता दिया करो, है ना, बताने के पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है। बस मुझे एक बार मुझे यहाँ पे मैसेज बॉक्स में एक बार टाइप कर दो यस और नो, डेफिनेटली, है ना। उसमें कुछ मेहनत नहीं लगती है, मुझे बार बार बोलना पड़ता है बेटा समझ में आया, बेटा समझ में आया, लेकिन आप बोलते नहीं हो, तो मुझे लगता है कि ये भी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं फिर रुका रहता हूँ वहां पे, ठीक है। तो आप अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो प्लीज। मुझे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जरूर बताते रहो कि कौन कौन चीजें कहाँ पे, आप मुझे कोई डाउट है तो उसको भी ग्रुप पे आप डाल दो, यहाँ पे मैं उसको देखूंगा, यहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आपको पूरी फ्रीडम है बच्चों, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये देखो एक फिनाइल दिया मैंने, एक फिनाइल मैंने आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूल में आपको देता हूं यहाँ पे लगा के, मैंने इधर दे दिया आपको COOH, यहां मैंने दे दिया CH3। अभी जो कंडीशन पड़ी थी ना, दिमाग में बिठाओ आप लोगों ने बिल्कुल, और देखो अप्लाई करते हैं। ये मॉलिक्यूल आपको दिया है, पहला मॉलिक्यूल। चलो बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करता हूं, आपको ना रूल्स की तरफ लेके चलता हूं। चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या चेक करना है सर? ऑर्थो पोजीशन। प्लीज बच्चों की ध्यान दो, पहला पॉइंट आपको चेक करना है ऑर्थो पोजीशन। या ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगे हैं बच्चों? यस नो कहां से करते चलो फटाफट से। क्या ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगे हैं? हाँ सर बिल्कुल दिख रहे हैं मुझे, नाइट्रो दिख रहा है, आयोडीन है, इधर एसिड दिख रहा है, इधर मिथाइल दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सर, टिक कर दो। सेकंड में मैं चेक क्या करूंगा बच्चों, जल्दी से बताओ। सेकंड में चेक करूंगा बल्कीनेस, तो यस ऑर्थो पे बल्कीनेस भी दिख रही है, सेकंड इज आल्सो करेक्ट। थर्ड रूल क्या चेक करना है? थर्ड बच्चों चेक करना है कि जो रिंग आपके अनसिमेट्रिकल है क्या? इंडिविजुअली मैंने बोला था ना, एक एक करके देखो। हाँ बिल्कुल, पहले इस रिंग को देख लो, तो इस रिंग ये अनसिमेट्रिकली दिख रही है ना, ये इंडिविजुअली देखो, दोनों को मिलाकर मत देखो। मैं वर्ड यूज करता हूं इंग्लिश का, इंडिविजुअली, अकेला अकेला देखो। ऊपर एसिड है, नीचे नाइट्रो है, सर अनसिमेट्रिकल है। इधर मिथाइल है, यहाँ पे आयोडीन है, तो ये भी रिंग आपकी अनसिमेट्रिकल है। तो अगर ये फर्स्ट रिंग थी, ये सेकंड रिंग थी, तो दोनों की दोनों रिंग बच्चों कैसी है? अनसिमेट्रिकल है। क्या सभी क्लियर हो गया? यहाँ पे एक रूल बता रहा हूं बच्चों, इतना देखो मैं बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूं, आपको हर एक चीज पिन पॉइंट कर रहा हूं। रिंग इज अनसिमेट्रिकल, तो लास्ट पॉइंट बोलता है कि क्या मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा? सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ऊपर की तीन कंडीशन क्या है? सेटिस्फाइड। अगर ऊपर की तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली बच्चों मॉलिक्यूल कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कितने बच्चों को समझ में आया बताओ? कुछ भी बच्चों, ये इससे इजी मेथड और क्या हो बताओ? इससे इजी मेथड और कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जैसे अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़े थे, जैसे हम लोगों ने अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हर चीज को मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आता चल रहा है, राइट? सभी क्लियर? समझा सर? यशस्वी, ओके, थैंक यू। यस, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। अब आप थोड़ा प्रयास करना, ठीक है? मैं यही बोलता हूं, प्रयास करो। प्रयास करने का मतलब होता है सॉल्यूशन नहीं होता है, प्रयास करने का मतलब होता है आपने कोशिश की है। बना नहीं बना वो तो बात की बात है, प्रयास करना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है, लाइफ में हर चीज के लिए। CH3, यहाँ पे क्लोरीन, इधर क्लोरीन, यहाँ पे आपका CH3। बताओ यहाँ पे आंसर बेटा, सारे के सारे कॉलम टिक करो, है ना, जो अभी मैंने बताए थे।
पहला कॉलम कौन सा, ऑर्थो पोजीशन वाला, सेकंड कॉलम कौन सा, बल्कीनेस वाला, तीसरा कॉलम कौन सा, रिंग अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए, बस इंडिविजुअली। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मॉलिक्यूल बच्चों आपके लिए एक्टिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं, तब तक आप बताओ सारी की सारी कंडीशन। ये मैंने ग्रुप दिया, यहाँ पे दे दिया मैंने एसिड, यहाँ दे दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप, ये दे दिया मैंने यहाँ पे CH3, और यहाँ पे दे दिया मैंने CH। ध्यान से बताओ बच्चों, अभी 2 क्वेश्चन दिया है, बताओ। पहले इस क्वेश्चन को बताओ, फिर इस क्वेश्चन को बताओ, तो अपन स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लें। चलो, फर्स्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव बोला गया है, ठीक है, सुजल ने बोला है ऑप्टिकली एक्टिव। यस, बिल्कुल चेक करूंगा बेटा मैं। सबसे पहले बताओ ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या ग्रुप है? हाँ सर बिल्कुल है, देखो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप दिख रहे हैं सर, मुझे परफेक्टली दिख रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चों? दूसरी कंडीशन थी बल्कीनेस, तो बल्कीनेस अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। हाँ बिल्कुल सर, बल्कीनेस भी परफेक्टली दिख रही है, बिल्कुल डेफिनेटली। थर्ड रूल ये कहता है क्या इंडिविजुअली मॉलिक्यूल आपके रिंग आपका जो है बाइफिनाइल्स वो आपका अनसिमेट्रिकल है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दो बच्चों, क्या अनसिमेट्रिकल है? सभी बच्चे आंसर करेंगे यार, बिल्कुल। देखो बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, पहली रिंग ये है, सेकंड रिंग बाइफिनाइल्स की है, ऊपर क्लोरीन नीचे CH3, इधर क्लोरीन इधर CH3। सर अपनी रिंग जो है ना वो अपने आप में अनसिमेट्रिकल ही है, तो डेफिनेटली तीनों कॉलम टिक हो गए हैं, तो आंसर कर देंगे कि सर मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर बन जाएगा। सुमित ने सही बताया सर, फर्स्ट में ऑप्टिकली एक्टिव होगा डेफिनेटली। नाउ कम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देख चेक करो बेटा, सबसे पहला पॉइंट वही ऑर्थो, बार बार मैं लिखा रहा हूँ, क्या ऑर्थो पे बेटा ग्रुप दिख रहे हैं? बिल्कुल। सेकंड कंडीशन कहती है क्या बल्कि ग्रुप आपको दिख रहे हैं? क्या बल्कि ग्रुप दिख रहे हैं बच्चों? यस दिख रहे हैं। तीसरी कंडीशन कहती है कि रिंग आपका होना चाहिए अनसिमेट्रिकल, क्योंकि रिंग बेटा आपके इंडिविजुअली अकेले अकेले क्या अनसिमेट्रिकल है? जल्दी से बताओ। ये देखो सेकंड रिंग पकड़ा गया, सेकंड रिंग में देखो इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है। यस, तो रिंग हमारा अनसिमेट्रिकल इंडिविजुअली नहीं है, बट ये वाला रिंग, ये फर्स्ट रिंग तो अनसिमेट्रिकल था सर, बिकॉज ये ऊपर एसिड था नीचे नाइट्रो था। यहाँ पे दोनों CH3 सेम आ गए सर, सेकंड रिंग हमारी हो गई है सिमेट्रिकल, जिसकी वजह से रिंग ऊपर टोटल आपका मॉलिक्यूल कैसा बाइफिनाइल्स हो गया है? अनसिमेट्रिकल। तो बेटा इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बताओ आंसर जल्दी से। सिमेट्रिकल हो गया ना, रिंग आपका सेकंड वाला जो फिनाइल है वो आपका सिमेट्रिकल हो गया ना CH3 की वजह से, तो मॉलिक्यूल बच्चों क्या क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? जल्दी से रिस्पॉन्स करो। चलो बट डेफिनेटली देखो इतना इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको परफेक्टली समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे CH3, एक फिनाइल अपन यहाँ लगा लेते हैं इस तरीके से। यस ठीक है, और इधर लगा लिया मैंने CH3। चलो सॉल्व करो इसको, बताओ आंसर। नेक्स्ट मैं रिंग देता हूं आपको, यहां पे लगाया मैंने नाइट्रो, ठीक है, और इधर लगा लिया अपन ने क्लोरीन, थर्ड मॉलिक्यूल। पता चलो फर्स्ट सेकेंड सॉल्व करो, ठीक है। इस पे हम लोगों ने Cl क्लोरीन यहां लगा लिया, यहां लगा, ठीक है। चलो बताओ, तीनों मॉलिक्यूल दिए हैं। प्रैक्टिस में इसलिए क्वेश्चन का ज्यादा करवाता हूं क्योंकि आपको चीजें यहीं क्लियर हो जाए, बाद में आपको दिक्कत ही ना हो। तो बच्चों बताओ जल्दी से, फर्स्ट में क्या सीन होगा? फर्स्ट कंपाउंड दिया है, फर्स्ट में बोला गया है ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस, ठीक। और बताओ सभी लोग। पहला पॉइंट, ऑर्थो पोजीशन पे क्या होना चाहिए? बल्कि ग्रुप दिख रहा है ना, यहां तो दिख रहा है ना मुझे बल्कि ग्रुप, नीचे नहीं है तो क्या? नीचे नहीं है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही होगा, एक यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, ये बल्कि नहीं है। ऊपर तो ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप दिख रहे हैं ना, नीचे नहीं है तो क्या? ऊपर तो बल्कीनेस आ रही है ना आपको, एक साइड भी तो बल्कि ग्रुप आ रहा है ना, तो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगे कि नहीं लगे हैं? यस। सेकंड कंडीशन क्या थी?
बल्कीनेस, यस बल्की ग्रुप है, बल्कीनेस है। तीसरी कंडीशन थी रिंग आपका इंडिविजुअली होना चाहिए अनसिमेट्रिकल। क्या अनसिमेट्रिकल है? क्या अनसिमेट्रिकल है? बताओ। ऊपर CH3 है, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन है, इधर CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अनसिमेट्रिकल ही है। जब तीनों कॉलम टिक हो रहे हैं तो बताओ आंसर। मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना, बिल्कुल। यहाँ पे मैं आंसर चेक करता हूँ आप सभी के। अनन्या ने बोला है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सुजल ने बोला है फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव नॉट प्रेजेंट। बेटा इतनी जल्दबाजी मत करो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो। सिस्टम हैक्ड। स्वरूप, सर हाइड्रोजन बल्कि में नहीं है, मुझे पता है, मुझे पता है आप वही बोलोगे, आप हाइड्रोजन को लेके ही बोलोगे, है ना? जो आपको दिख रहा है ना वो नहीं बोलोगे। मैंने मैंने ऐसा कहीं बोला था क्या? ऐसा कहाँ डेफिनेशन में लिखा है? वही बोलूंगा, ऐसा कहाँ? मुझे मुझे पढ़ाते पढ़ाते ना इतना टाइम हो गया है, और मुझे खुद पढ़ते पढ़ते मैंने ऐसा कहाँ बोला है कि ऑर्थो पोजीशन पे दोनों साइड बल्कि ग्रुप होने चाहिए? मैंने ये बोला है कि ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होने चाहिए। दोनों साइड है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों साइड है तो बहुत अच्छी बात है ना। एक साइड है तो क्या उसमें निगलेक्ट कर दूं? बेटा मुझे बताओ, अगर एक साइड बल्कि ग्रुप दिख रही है आपको, क्या उसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना मैं। यस सुमन बेटा आपने सही आंसर दिया है, नहीं कर सकता इसे निगलेक्ट में। तो पहला पॉइंट क्या है? ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा है क्या? हाँ सर एक साइड में लगा है, हम उसे इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, हम नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ। नहीं तो आप ना 2 दिन बाद मुझे बोलोगे सर आपने तो बोला था ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप होने चाहिए, यहाँ तो सर नीचे नहीं है। इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया आपको, यही आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो एक साइड है उसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो इंक्लूड किया जाता है, रूल्स में ऐसा है। सेकंड पॉइंट, क्या बल्कीनेस है? डेफिनेटली। क्या रिंग अपने आप में इंडिविजुअली अनसिमेट्रिकल है? बिल्कुल सर, ऊपर CH3 नीचे हाइड्रोजन, इधर CH3 इधर हाइड्रोजन, दोनों रिंग अनसिमेट्रिकल है। डेफिनेटली मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया? आप देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आपका आंसर गलत हो गया तो उसमें इतनी घबराने की बात नहीं है। रोहित ने बोला है इनएक्टिव होगा ना सर। कौन सा मॉलिक्यूल बेटा रोहित? रिंग सिमेट्रिकल है यार मेरे भाई, रिंग कहाँ सिमेट्रिकल है अपने आप में यार? इंडिविजुअली मैंने बोला था हाउ कैन यू कंपेयर बोथ। आप दोनों को कंपेयर करने क्यों बैठ रहे हो यार? मैंने क्या बोला है? मैंने सीधा सीधा आपको ये बोला है, जितना बोल रहा हूँ उतना आप नहीं कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा करने के लिए जा रहे हो जो रूल्स पे है ही नहीं है। बेटा ये रूल्स मैंने नहीं बनाए, ये रूल्स हमारे ग्रेट साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हैं, ठीक है? अगर उन लोगों ने बनाए तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, पहले उन्होंने चीजें समझी है, देन उसके बाद उन्होंने आंसर्स निकाले हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है? रूल्स मैंने भी नहीं बनाए, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, IIT जेई मेंस नीट जो भी एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, ठीक है? उन लोगों ने बनाए हैं तो उनके रूल्स पे हम लोग सिर्फ स्टडी करते हैं, उन्होंने बना के दे दिए, प्रैक्टिकल हम लोग कर नहीं सकते हैं। ये बात आप समझ सकते हो, ये लिमिटेशंस हमारे लिए अभी हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यही बता सकता हूँ कि अगर सिचुएशन ऐसी आएगी तो वहां पे 4 मार्क्स आपको कैसे मिल सकते हैं, -1 क्यों ना मिले? -1 अगर आपको चाहिए तो बेटा आप अदर कॉन्सेप्ट पे नहीं जा सकते हो, ये लिमिटेशन है, क्योंकि साइंटिस्ट जो भी हैं ग्रेट लोग हैं, ठीक है, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, ठीक है, हम लोग तो कुछ भी मेहनत नहीं करते हैं, और उन लोगों ने रूल्स बना के दिए हैं तो मतलब कहीं ना कहीं डेफिनेटली 100% करेक्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई नया मॉडिफिकेशन होगा तो आपको मैं बताता रहूंगा बीच बीच में। तो यहाँ पे आपको कोई अगर बच्चा बोल रहा है, यहाँ पे किसी बच्चे ने बोला है कि मॉलिक्यूल सर सिमेट्रिकल है, बेटा मैं तो प्लेनो सिमेट्री पे जा ही नहीं रहा हूं, आप क्यों चले जा रहे हो? मुझे ये बताओ, मैंने कहीं रूल्स में, मैंने आपको रोहित, यस मैंने कहीं रूल्स में आपको ये बोला क्या कि बेटा आप यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री को चेक करो? मैंने कहीं बोला कि आप यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में किसी को चेक करो? मैंने कहीं रूल्स में बोला हो? आप मुझे बता दो किसी भी जगह मैंने बोला हो। तो रोहित ने बोला है रिंग सिमेट्रिकल है ना बेटा, प्लीज, है ना? जो चीज, हाँ मैं देखो मैं वही बोल रहा हूँ, यस डेफिनेटली यू आर द स्टूडेंट, आपसे गलतियां होंगी, मैं उन्हीं गलतियों को इंप्रूव करूंगा, तभी तो बच्चों आप मेंस में सेलेक्ट हो गए, आप एडवांस तक पहुंचोगे, राइट? तभी तो पहुंचोगे ना, ये छोटी छोटी गलतियां ही तो मैं सही कराऊंगा, और जितनी गलतियां आपकी सही होती जाएंगी आपका सिलेक्शन का रेट बढ़ता जाएगा डेफिनेटली।
है ना। और कोई इशू नहीं है, गलतियां बेटा सबसे होती है, मुझसे होती है, किससे नहीं होती है, हर किसी से होती हैं। इंसान में गलतियां होंगी ही, अगर वो इंसान है तो गलतियां करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा, डेफिनेटली उसका ग्रोथ होगा। गलतियां करने के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ग्रोथ नहीं होने वाला है। गलतियां करो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, बस कुछ मत सोचो लाइफ में, राइट। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है, ऑप्टिकली एक्टिव। सेकंड क्वेश्चन, इसलिए तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप गलती करो मैं सही करूं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बोला है ऑप्टिकली एक्टिव नॉट प्रेजेंट, ऑर्थो ग्रुप नॉट प्रेजेंट ऑन रिंग। यस यस डेफिनेटली, बिल्कुल आपने सही आंसर अभी पकड़ा है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर आंसर मिल गया। ऑर्थो पोजीशन पे क्या आपका नाइट्रो दिख रहा है बेटा? नहीं, ये देखो, ये अगर 1 है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सर मेटा पे चला गया, आंसर कैंसिल हो गया। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव की कहानी छोड़ दो आप, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, एक बार में कैंसिल करो। इसमें देखो, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहां से बताना सोच समझ के, गलतियां नहीं करनी है। बताओ आंसर। पहली चीज क्या? ऑर्थो। थर्ड एक्टिव होगा, ओके। यार डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। किसी बच्चे ने बोला है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, मैंने डेफिनेशन को क्या बोला था? ऑर्थो पोजीशन मस्ट हैव बल्की ग्रुप ऑन सेम साइड। आप फिर से भूल गए हो, ऑन सेम साइड, यहां तो सेम साइड था ना, यहाँ पे क्या सेम साइड में बल्की ग्रुप आ रहे हैं बेटा? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो वही बोलूंगा, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन जो मैंने बोली थी मैं उसी पे टिका हूं अभी भी। मैंने इसलिए वहां बोला था कि डेफिनेशन को ध्यान से सुनना सभी लोग। तो मुझे बताओ, क्या सेम साइड में बल्की ग्रुप दिख रहे हैं बेटा? या तो हाइड्रोजन होगा ना। क्या सेम साइड में बल्की ग्रुप दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे मेरे भाई, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, खत्म कहानी। बताओ। डेफिनेटली यस सनमेश, डेफिनेटली, बिल्कुल सही आंसर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपसे, गलतियां हो और गलतियों को मैं आपको करेक्ट करके दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड, फिनाइल अपन जोड़ लेते हैं यहाँ पे। देखो, इतना बेटा, इतना ज्यादा क्वेश्चंस, इतनी ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करना, मतलब मैं आपको इतना करूंगा तो ही आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे। क्योंकि जो भी बच्चे टॉप और अच्छे परसेंटाइल लेके आते हैं, मोर देन 95 परसेंटाइल लेके आते हैं, उनको ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें, और बिल्कुल वो 95 प्लस जाते हैं और 98 99 में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सारी की सारी कहानी आपको बताऊंगा हर एक चीज, तभी आप पहुंच सकते हो। कुछ भी चीज में स्किप करूंगा तो बेटा फिर दिक्कत होने वाली है एग्जाम के अंदर, राइट। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारी की सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। आपको क्वेश्चन कम से कम देता हूं लेकिन यहीं पे कराता हूं। तो बताओ, इस क्वेश्चन बताओ जल्दी से आंसर, ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं होगा, विद रीजन बताना है ना। रीजन आपको आना चाहिए, बिकॉज आपका लेवल और मेरा लेवल, दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए, दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच करनी चाहिए। वही फ्रिक्वेंसी मैच कराने की कोशिश मैं बार बार कर रहा हूँ, और ये फ्रिक्वेंसी जिस दिन अच्छे से मैच कर जाएगी, उस दिन आपके सिलेक्शन को दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकता है बेटा। ठीक है, चलो 2 मॉलिक्यूल दिया, जल्दी से बता दो, जल्दी से आंसर बताओ। फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, यस अनन्या, बिल्कुल डेफिनेटली, यू ग्रेट, बिल्कुल से आंसर। सर सेम साइड में सेम ग्रुप है, बल्कीनेस है, ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो चाहता हूं मैं, आप गलती करो मैं उसे सही करूं, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन बताओ आंसर। सेकंड बेटा ये भी बल्कि है, अनिकेत ने बोला है सर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सेकंड इज नॉट एक्टिव यार, सेकंड इज नॉट एक्टिव। अनन्या ने बिल्कुल सही बताया है, अनन्या बिल्कुल ग्रेट ग्रेट। यार अभी डेफिनेशन ही बोली थी सर, बल्कीनेस तो दिख रही है, ऑर्थो पोजीशन पे भी ग्रुप लगे हैं, बट क्वेश्चन ये है क्या सेम साइड में, डेफिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना, क्या सेम साइड में आपको सेम ग्रुप दिख रही है? बच्चों मुझे बताओ, क्या क्लोरीन ब्रोमीन सेम होता है? ये डेफिनेशन कहती है, मैं नहीं कहता हूं, ऐसा साइंटिस्ट ने बताया है, तो मुझे उसी पे बच्चे बेटा टिके रहते। तो मुझे बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स में आता है।
4 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप ऑपली इनएक्टिव करोगे, अदरवाइज -1 की तरफ जा सकते हो, ये बात ध्यान रखो। तो आई थिंक सारी वैरायटीज मैंने करा दी हैं, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? यस। अब बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिप्रेजेंटेशन पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लीज बच्चों एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे और समझोगे। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं? मैं लेक्चर कंटिन्यू करूं? बताओ बेटा, सभी लोग कंटिन्यू है? तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस। पूरी आइसोमर खत्म हो जाती है बट ये समझ में नहीं आती, इसे ध्यान से सुनना और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये पढ़ना है बेस और डैश 3 डायमेंशनल, बेस डैश 3 डायमेंशनल ही होता है। नेक्स्ट बच्चों पढ़ना है मुझे फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन बेटा ये होता है 2 डायमेंशनल, सुन लो ध्यान से। फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज 2 डायमेंशनल, बेस एंड डैश ऑलवेज 3 डायमेंशनल। इसका रिप्रेजेंटेशन करूंगा सारे के सारे। नेक्स्ट बच्चों आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन या इसे हम बोलते हैं आरएस नोमेनक्लेचर। जैसे आपका होता पढ़ा था सिस और ट्रांस, उसी तरीके से ईओजेड पढ़ा था वही। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर में आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। नेक्स्ट बेटा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है एनेंटियोमर्स, ठीक है। एनेंटियोमर्स पेयर कौन कौन से हैं, डायास्टीरियोमर्स, बहुत ही तगड़ी कहानी चलने वाली है, एंड आइडेंटिकल कंपाउंड, आइडेंटिकल कंपाउंड। और यहाँ पे बच्चों हम लोग यूज करेंगे यूजिंग आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हुए हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूल्स एनेंटियोमर्स पेयर कौन से हैं, डायस्टीरियोमर्स पेयर कौन से हैं, आइडेंटिकल पेयर कौन कौन से हैं, विद द हेल्प ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या क्या पढ़ना है बच्चों, यहां से क्वेश्चंस आपके जेई एडवांस में, आईआईटी बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन पूछती है और मेंस भी क्वेश्चन पूछता है, यहां से बिल्कुल पूछता है। अगर आइसोमर से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मोर देन 90%। तो बेस और डैश बच्चों वो 3 डायमेंशनल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, याद होगा। फिशर प्रोजेक्शन नया है, इसको 2 डायमेंशनल हम लोग बोलते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनेंटियोमर्स पेयर पढ़ने वाले हैं, डायस्टीरियोमर्स पेयर पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिकल आइसोमर्स पढ़ने वाले हैं, आइडेंटिकल पेयर्स पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आरएस कॉन्फ़िगरेशन। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको पहले बता दिया, बताओ जल्दी से, सभी क्लियर है? यस, तो सभी लोग रेडी हैं? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे बहुत ही इजी और आसान तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करूंगा बेस एंड डैश, बेस एंड डैश। तो बेस एंड डैश बच्चों होता है 3 डायमेंशनल, सभी को पता है 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो लेते हैं एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे कार्बन लिया मैंने, डैश पे लिया मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन, बेस पे लिया मैंने यहाँ पे ब्रोमीन, यहां लिया मैंने क्लोरीन, यहां लिया मैंने आयोडीन। बेटा समझो ध्यान से, सभी लोग समझो। दिस इज बेस एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, जहां पे हाइड्रोजन बच्चों क्या है, प्लेन के नीचे है, डैश का मतलब डाउन होता है ना, और ब्रोमीन बच्चों प्लेन के ऊपर है, अप है, और ये दोनों बच्चों प्लेन पे हैं, ऑन दी प्लेन में लिख सकता हूं, ऑन दी प्लेन। आयोडीन एंड क्लोरीन आपके प्लेन पे है बच्चों, बात समझ चलो बराबर ध्यान से, कोई गलती नहीं होगी फिर। चलो अब क्या करते हैं बेटा, मैं इसकी इमेज बनाता हूं। चलो मैं इसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता हूं। तो इमेज क्या बनेगी बच्चों, ध्यान से समझ लो। कार्बन तो कार्बन अपनी जगह रहेगा, क्या सभी को मेरी बात क्लियर है? आयोडीन बच्चों अपनी पोजीशन पे था नहीं था, तो आयोडीन तो एज इट इज अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। यहाँ क्लोरीन बच्चों इधर है तो क्लोरीन भी अपनी पोजीशन पे रहेगा। ब्रोमीन कहाँ आ जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ। ब्रोमीन आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। अरे बताओ भाई सभी लोग, बच्चों बात समझ में आ रही है? और जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज आपकी उसी इस पोजीशन पे आएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से। ये बीच में मैंने मिरर रख दिया है और यहाँ पे इसकी इमेज है। अरे भाई सभी को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इतनी बात क्लियर है? यस और नो? इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही है कि नहीं? जल्दी से बताओ बेटा, आंसर कर दो प्लीज, प्लीज आंसर करो। नहीं आ रही है तो नो करो, आंसर आ रहा है तो यस करो। इमेज सिर्फ अभी मैंने सिर्फ इमेज बनाई और कुछ भी नहीं, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट नहीं है, इमेज मैंने बना दी।
तो ये तो बेटा हो गया बेस एंड डैश। तो डैश एंड बेस दे रखा है, उसकी इमेज कैसे बनती है ये आपको यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, राइट। सभी क्लियर है? चलो, अगर सभी को क्लियर है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। क्या मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ उसको समझो। मैं इसी बेस और डैश को रिप्रेजेंट करने वाला हूं 2D में, 2 डायमेंशनल में। ध्यान दो, मैं 3D फॉर्म को 2D में चेंज कैसे करूंगा, और 2D में जो बनाता हूं उसको बोलते हैं अपन क्या, फिशर प्रोजेक्शन। अरे 2D वालों को क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, और यही बोलते हैं बच्चों। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशनल कैसे बनाते हैं। भाई मैं तो पेपर पे ही काम करूंगा ना, मैं तो पेपर पे ही समझता हूँ, कॉपी पे पेन पे काम करता हूँ, 2 डायमेंशनल पे काम करता हूँ। सर 3D समझ मुझे ज्यादा आता नहीं है, अब इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आता, सीरियसली बताओ। बस रूल्स है तो हमें पता है, बस उसी पे हम लोग काम करते हैं। तो 3D फॉर्म तो समझ में आ गई ना, 3D फॉर्म की इमेज कैसे बन रही है, बेस एंड डैश की, क्लियर है ना यहाँ तक? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी गलती नहीं कर रही है। अब इसी 3D मॉलिक्यूल को, इसी डैश एंड बेस मॉलिक्यूल को हम 2D पे कैसे बनाएं? अरे सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ। तो देखते हैं, देखो बच्चों, यस, मैंने क्या किया था, ये कार्बन था, मैं फिर से बनाता हूं एक बार ऐसे। यहाँ पे हाइड्रोजन था, और यहाँ पे इस तरीके से ये था आपका ब्रोमीन, और इधर था आपका आयोडीन, ये था आपका क्लोरीन। और ये आपकी जो हम बात कर रहे हैं बेटा, ये 3 डायमेंशनल है। अभी 3D को हम 2D में कैसे बनाएंगे, बीच में लगाया मैंने मिरर, तो यहाँ से कार्बन इधर आ गया, और कार्बन आने के बाद यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है वो इधर आ रहा है, और बेस फॉर्म पे जो ब्रोमीन था वो यहाँ पे दिखेगा, बाकी आयोडीन इधर, और आपका क्लोरीन यहाँ पे। ये समझ में आ गया सभी को? यहाँ पे 3D फॉर्म बच्चों समझ में आ रही है? अभी इस 3D फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं 2D फॉर्म, ध्यान देना। इसी 3D को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ 2D फॉर्म, और 2D फॉर्म को बच्चों हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। मैंने बोला था फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन पे हम लोग कैसे समझते हैं, ध्यान दो, कुछ भी नहीं करना है, एक इजी ट्रिक बता रहा हूं, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को? 3D से 2D बनाना जा रहा हूं मैं, रूल्स को समझना, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। सभी क्लियर है यहां तक? जल्दी से बता दो। सभी लोग रेडी हैं चीजों को सुनने के लिए? परफेक्ट, यस। तो क्या करना है, आप अपनी आंख को लगाओ, आईज है ना, आईज आप यहां लेके आओ, और जहां पे डैश और बेज है, ध्यान देना, जहां पे जहां पे डैश और बेज है वहां पे आंख को लेके आओ। आइस पता है ना, तो आइस को इधर लेके आओ जरा, इस तरफ से देखो जहां पे डैश और बेज है। 3D फॉर्म में जहां पे डैश बेज लगा ना वहीं पे देखो। तो आंख को लगा के यहाँ पे जरा देखो, आंख को अपने इधर से देखेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, बताओ जल्दी से बेटा, हाइड्रोजन कहाँ पे दिख रहा है? आप मैं इजी ट्रिक बता रहा हूँ, समझ लो। पहली चीज तो ये समझ लो, फिशर प्रोजेक्शन में होता क्या है। फिशर प्रोजेक्शन के अंदर बच्चों ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन होती है। क्या होती है बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये है, और वर्टिकल लाइन आपकी ये है, और इधर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या मिलेगा? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे मैं कैसे इसको करूंगा रिप्रेजेंट। तो देखो, आप इधर से आंख को लगा के देखो, आपको हाइड्रोजन किधर दिख रहा है बताओ? आप इधर से देखोगे ना इस तरीके से, आप सभी लोग देख के कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आप इधर से ऐसे देखो, तो देखने से क्या दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन कहाँ पे दिख रहा है बेटा आपको? राइट साइड में ना। अरे बताओ बेटा, हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है आपको? राइट साइड में ना। और ब्रोमीन कहाँ दिख रहा है बच्चों? लेफ्ट साइड में। अरे आंख तो आपकी यहाँ पे है ना। इतनी बात समझ में आ रही है? आप जरा प्लीज ध्यान से चीजों को समझो। ये रूल्स बिल्कुल 100% एप्लीकेबल हर जगह होगा। आपका हाइड्रोजन बच्चों कहाँ दिखेगा? राइट साइड में, और ये कहाँ दिखेगा? लेफ्ट साइड में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बेटा राइट साइड में, हाँ, अभी ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है 2D फॉर्म, इसमें राइट साइड बेटा, तो डैश और बेस को हमेशा बच्चों कहां पे रिप्रेजेंट करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस पे करना है। तो बताओ बेटा इसमें राइट साइड कौन सा है, कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला। तो इधर आ गया हाइड्रोजन आपका, इधर आ गया आपका ब्रोमीन। बताओ पहले, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कितनी बात क्लियर है? अब बेटा बचे हैं कौन से? आयोडीन और क्लोरीन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करूं? तो आयोडीन कहां दिख रहा है? ऊपर। क्लोरीन कहां पे है? नीचे। तो ये आयोडीन यहां लगा लो, क्लोरीन यहां लगा, हो गया आंसर। करेक्ट, डन, परफेक्ट, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आ गया सभी को? अब इधर आ जाओ, सेकेंड मॉलिक्यूल जो इमेज बनी है इसकी, हम चेक करेंगे अभी कि इस फिशर प्रोजेक्शन की फर्स्ट और सेकेंड में
क्या सेकंड इमेज होगा? क्या सेकंड इमेज होगा? अगर सेकंड इमेज होगा तो अभी जो रूल्स हम लगा रहे हैं वो रूल्स हमारा फिर डेफिनेटली करेक्ट होगा। इमेज नहीं बना तो रूल्स गलत हो जाएगा। देखेंगे तो बताओ, मैंने आंख को यहाँ पे लगाया सेकंड में, आईज को मैंने यहाँ लगाया, लगाने के बाद मुझे बताओ आपको कहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन? जल्दी से बताओ मुझे। अरे हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है बच्चों? लेफ्ट या राइट में? लेफ्ट या राइट में? जल्दी से बताओ। आप इधर से देखोगे ना, यूं इस तरीके से रुक के देखो, ऐसे लेफ्ट में दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ लगा लो बेटा लेफ्ट में, ये रहा हाइड्रोजन, कोई इश्यू नहीं है। इधर आ गया क्या आपका ब्रोमीन, बिल्कुल सही। ऊपर चलो तो आयोडीन क्लोरीन में चेक करो जरा, आयोडीन कहाँ पे दिख रहा है सर? ऊपर। क्लोरीन कहाँ पे है? नीचे। लगा लो एज इट इज, आयोडीन यहाँ पे क्लोरीन। इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है बेटा, इससे इजी कुछ भी नहीं होगा। आप यूट्यूब पे जाओ, लेक्चर्स को देखो, अलग अलग टीचर्स के आपको क्या क्या बताते हैं, मुझे भी समझ में नहीं आता। अब सिंपल रूल फॉलो करो, मैं सिंपल रूल आपको बताऊंगा। 3D से 2D मैंने कैसे बनाया, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो मुझे बता दो जल्दी से। अब चेक करो, क्या आपकी फिशर प्रोजेक्शन में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, क्या ये सेकंड के साथ इमेज फॉर्म करेगा? बताओ बच्चों, या इमेज आपको दिख रही है? जल्दी से हाँ ना में जवाब दे दो। आयोडीन आयोडीन बिल्कुल सही, क्लोरीन क्लोरीन बिल्कुल सही, सर हाइड्रोजन बिल्कुल यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सही सर, ब्रोमीन इधर है, बिल्कुल डेफिनेटली दिस इज एक्चुअली इमेज। तो यस डेफिनेटली बी करेक्ट, हम 100% करेक्ट है, हमारा रूल भी करेक्ट है और हमें 4 मार्क्स भी मिलेंगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? जल्दी से बता। क्या सभी बच्चों को यहां तक बात क्लियर है? हाँ और ना में जवाब जल्दी से, सभी लोग ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, प्लीज यार बेटा एक बार तो स्माइल कर दो यार, इतनी मतलब अजीब सी चीज है जिसको हम लोग 3D को 2D में कैसे बना दिया चुटकियों में, है ना, बहुत ही आराम से बना दिया हम लोगों ने, कोई डिफिकल्टी, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही है, इतनी आसानी से हम लोगों ने बना दिया है। ठीक है, आकांक्षा, अमूल, अमूल्या, अनन्या, देखो बेटा कितना आसानी से हम लोगों ने बनाया, बहुत ईजी। बस इसी रूल्स को हम बाबा फॉलो करेंगे और सारी की सारी कहानी करेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब पहला मॉलिक्यूल अगर बच्चों यहाँ पे डी होगा, डेक्स्ट्रो, तो ये लीबो होगा। अगर ये लीबो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा। हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये बेटा डेक्स्ट्रो लीबो डिसाइड करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, है लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तभी उसको डिसाइड करते हैं। अगर इधर वाला डी तो इधर वाला एल, अगर ये वाला, अगर यहीं भी देख लो, अगर ये डी होगा तो इधर वाला आपका एल, अगर आपका ये डेल डी तो आपका ये एल। बस यही आपको भी ध्यान देना। यहां तक सभी क्लियर हो गया है? यस और नो? 2D से 3D बनाना सभी को समझ में आ गया है? सभी क्लियर है? ओके चलो, यस डेफिनेटली। अभी क्वेश्चन और करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट मैं कॉन्सेप्ट की तरफ बात करता हूं, ध्यान दो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, सिप रूल को लेकर, कि हम लोग यहाँ पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालें। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 2D 3D से 2D बनाना आ गया, और 2D से 3D भी तो बना सकते हो आप, ये भी तो कर सकते हो ना, उल्टा भी कर सकते हो। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन नॉमेनक्लेचर है क्या? तो देखो ध्यान से, मैंने एक यहाँ पे लिया है कंपाउंड, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आयोडीन, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे बना ली मैंने इसकी इमेज, और इमेज बनाने के बाद ये कुछ क्या कैसे बनेगा बेटा? ब्रोमीन तो ऊपर ही रहेगा, हाइड्रोजन नीचे रहेगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा, आयोडीन इधर हो, ये बन गई इसकी इमेज, ठीक है। बीच में लगाई मिरर मैंने। अभी इसी 2 डायमेंशन, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, कभी 3D में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसका भी नोमेनक्लेचर करेंगे, पहले 2D का नोमेनक्लेचर करना सीखते हैं, है ना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो कैसे करेंगे? जब भी बेटा आरएस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, प्लीज फॉलो द प्रायोरिटी ऑर्डर, प्लीज फॉलो द प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर बच्चों बोलता है वही सिप रूल। सिप याद है ना, मैंने पढ़ाया था कान इनगोल्ड प्रलॉग सिस्टम, याद करो बच्चों, ई और जेड सिस्टम, ई और जेड सिस्टम के अंदर पढ़ाया था ना सिप रूल मैंने, वही सिप रूल यहाँ पे आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सभी क्लियर है? इसमें सबसे पहला क्या था जरा याद करो, मेमोराइज करो, बताओ जरा, रिकॉल करो फिर से। पहला पॉइंट बेटा प्रायोरिटी में क्या हम चेक करेंगे? एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम लोग पहले ही चेक करेंगे, ठीक है। जिसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। तो चेक करते हैं सबसे पहले, यहां बच्चों किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा बताओ? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और या हाइड्रोजन है, किसका ज्यादा होगा बेटा? फर्स्ट कौन सा होगा? फर्स्ट आयोडीन हो गया, सेकंड कौन सा होगा? ब्रोमीन, थर्ड कौन सा? क्लोरीन, और लास्ट कौन सा? ये आपका 4 हाइड्रोजन। हो गया ना? सभी लोग बताओ जल्दी से।
सभी बच्चों क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्स कर दो बच्चों, यहां तक सभी क्लियर है? ओके। अब इसमें कंडीशन है, टू डायमेंशनल, ये जो आइसोमर टू डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर दे रखा है फिशर प्रोजेक्शन है। इस फिशर प्रोजेक्शन में जब भी आपको आरएस नोमेनक्लेचर करना है तो कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो हमेशा बच्चों होना चाहिए वर्टिकल बॉन्ड पे। वर्टिकल बॉन्ड पे आपको दिखना चाहिए। अगर वर्टिकल बॉन्ड पे नहीं है तो उसे मैं लेके आऊंगा और बताऊंगा। तो पहले तो देखो यहाँ पे प्लीज ध्यान दो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन में 2D फॉर्म दे रखी है। 2D फॉर्म का मतलब बच्चों फिशर प्रोजेक्ट है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन होती है। तो अगर आरएस कन्फ्यूजन आप कर रहे हो तो आरएस कन्फ्यूजन करते समय लोएस्ट प्रायोरिटी हमेशा आपकी कहां पे होनी चाहिए? वर्टिकल लाइन पे होनी चाहिए, वर्टिकल बॉन्ड पे होनी चाहिए। तो लीस्ट प्रायोरिटी क्या वर्टिकल पे है? सर बिल्कुल है। जब वर्टिकल पे है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी रोटेशन नहीं कराना है, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सही है आरएस कन्फिग्रेशन के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है? ओके। इसके बाद ध्यान दो, अब इसमें रोटेशन कैसे कराएंगे? तो सबसे पहले बच्चों में स्टार्ट करूंगा वन। वन से हम लोग मूव करेंगे टू की तरफ, टू से हम लोग मूव करेंगे थ्री की तरफ। अगर यहाँ पे रोटेशन होता है बच्चों क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन होता है क्लॉकवाइज तो बोलेंगे मॉलिक्यूल हमारा आर है। आर का मतलब बेटा रेक्टस होता है, रेक्टस, RECTUS, आर का मतलब रेक्टस। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो रेक्टस हम लोग बोलेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बच्चों वन से टू, टू से थ्री पे चलने के बाद अपनी आईज को रोटेट करा भी सकते हो आप। चलने के बाद वन से टू पे जाओ, टू से थ्री पे जाओ प्रायोरिटी बेस पे। अगर यहाँ पे रोटेशन बेटा होता है एंटी क्लॉकवाइज देन वी विल कॉल इट इज एस। समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वन, वन से बच्चों मैं कहां पे जा रहा हूँ? टू, टू से जाऊंगा मैं थ्री, तो वन से टू, टू से थ्री, ये रोटेशन होगा ना? तो बेटा रोटेशन कैसा है? घड़ी घड़ी की तरह है ना, क्लॉकवाइज हो गया। इफ इट इज क्लॉकवाइज व्हाट इज द आंसर? आंसर बताओ बेटा जल्दी से। इफ इट इज क्लॉकवाइज व्हाट इज आंसर? दिस इज आर, दिस इज आर। सेकंड पे जरा चेक करो, सेकंड में चेक करते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी बच्चों किसकी होगी? आयोडीन, वन एटॉमिक नंबर। सेकंड इसकी होगी, थ्री इसकी होगी, फोर इसकी होगी। बताओ रोटेशन कैसा होगा? वन से टू, टू से थ्री, ये होगा। मतलब दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अरे होगा ना एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर विल बी एस। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? आंसर एस हो गया ना नोमेनक्लेचर, रूल्स क्लियर हो गया। आरएस कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं बात कर रहा हूँ टू डायमेंशनल, पहले मैंने बताया थ्री से 2D कैसे बदलते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि टू डायमेंशनल जो आइसोमर्स हैं, जो आपका यहाँ पे 2D फॉर्म आपको दे रखी है यहाँ पे, तो वहां पे आरएस नोमेनक्लेचर कैसे, कौन सा आर कौन सा एस? तो देखो ये अगर ये आर है तो ये एस होगा क्योंकि इमेज बन रहा है ना। अगर दोनों आर हो जाते तो आंसर हमारा गलत था, इमेज वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब अगर ये आर है तो ये एस बनेगा, अगर ये एस होता तो ये आर बनता। बिल्कुल हमारा आंसर सही है। क्या रूल सभी को समझ में आ गया? तो कैसे करेंगे बच्चों? प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले स्टेप रूल फॉलो करेंगे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर फेल हुआ था तो एटॉमिक मास की तरफ गए थे, फिर एक्सपांशन किया था, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ाया था। कंडीशन बच्चों है कि लोएस्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप है ना, जिसकी लीस्ट प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, बाकी अदर एटम भी हो सकते हैं। तो वो कहां पे होना चाहिए? वर्टिकल बॉन्ड पे। अगर वर्टिकल पे नहीं है तो वर्टिकल पे हम लेके आएंगे। बताओ पहले इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जल्दी से बताओ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो यहाँ पे है आपका हाइड्रोक्सी, आप बताना आंसर। यहाँ पे आपका है अमाइन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका है OCH3। करो सॉल्व, बताओ आरएस, और बनाते हैं इसकी इमेज। अगर इसकी इमेज बनाएंगे तो बच्चों कैसा बने? टाइम हो गया है क्या? अभी नहीं हुआ है, बताओ जरा इसका आंसर। तो OH यहां आ जाएगा, OCH3 यहां होगा, हाइड्रोजन यहां होगा, NH2 ऊपर होगा। बताओ आंसर, कौन सा आर कौन सा एस? अनिकेत RS। ओके, बाकी लोग भी आंसर करो।
सभी लोग आंसर करो यार। आकांक्षा, अमूल, अमूल्या, अनन्या, साक्षी, श्रेयस। बेटा हम लोग 3D फॉर्म पढ़ रहे हैं, 3D फॉर्म से 2D फॉर्म। बताओ आंसर क्या क्या होंगे इसके। ठीक है, विघ्नेश ने किया है R&S। ठीक, और भी करो लो, और भी बच्चों आंसर करो बेटा। आपको वो तो करना आता है ना, सिप रूल तो पता है। सिप रूल तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको स्टार्टिंग में, SNR। अनन्या का आंसर सही है, अनन्या इज करेक्ट। देखो इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी बताओ बेटा। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है यहाँ पे अटैच, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो मैंने पढ़ाया था ना, सिप रूल ये बोलता है, कान, इनगोल्ड, प्रिलोग, 3 साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बोला था कि भाई प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपको डिसाइड करनी है तो सबसे पहले फोकस करो एटॉमिक नंबर पे, कैपिटल Z पे। जो आपका एटम डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन के साथ, उसको पहले चेक करो। तो देखो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो बताओ सबसे देख बेटा किसका आपका एटॉमिक नंबर होता है। बताओ सबसे देख तो ऑक्सीजन का होगा ना, और हाइड्रोजन का तो सबसे कम होगा, 1 होता है। तो सबसे देख बेटा किसका हो गया, ऑक्सीजन का हो गया ना। अभी देखो यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, लेकिन इस ऑक्सीजन के बाद बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको बना लो इस तरीके से, इस ऑक्सीजन एक्सपांड कर लो, यहाँ कार्बन आएगा, देन इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। तो इस ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे बेटा, इस ऑक्सीजन के बाद कौन आ गया, कार्बन आ गया ना, और इस ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन, अधिक एटॉमिक नंबर किसका, कार्बन का ही होता है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला थर्ड, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ। तो लीस्ट प्रायोरिटी कहां पे आपकी वर्टिकल लाइन पे है क्या, बताओ जल्दी से आंसर। हाँ बिल्कुल सर, लीस्ट प्रायोरिटी इज द हाइड्रोजन, जो वर्टिकल लाइन पे है, बिल्कुल सही। तो नाउ अब आते हैं हम लोग करते हैं रोटेशन यहाँ पे, 1 से 2, 2 से 3। बेटा ये तो करना था रोटेशन, 1 से 2, 2 से 3। तो एक रूल ध्यान देना बेटा, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने कराया था वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं थी, सीधा 1 से 2, 2 से 3 हम रोटेट कर गए थे। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो, 2 रोटेशन आपको में से एक रोटेशन आपको ये आ सकता है कि सर 1 फिर 3 आया फिर 2 आया। एक बहुत से बच्चे सोचेंगे सर ये वाला 1, 2 एंड 3, अब बोलोगे सर इधर से 4 आया उधर ऊपर से 3 आया, तो कौन सा करूं मैं सेलेक्ट। तो बच्चों ध्यान देना, अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप बीच में मिलता है तो इसे क्रॉस कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन 4th नीचे दिख रहा है तो उसे क्रॉस कर जाओ, 1, 2, 3 को आप डेफिनेटली मूव करो, 1, 2, 3 को आप डेफिनेटली मूव करो। यस यस, तो 1, 2, 3 पे आप सीधा मूव कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप रोटेशन कराओगे 1 से 2, 2 से 3 पे, अगर 1 ऊपर था, अगर यहाँ पे 2 होता, भी क्वेश्चन कराया था मैंने, याद करो, तो 1, 2, 3 ऊपर सीधा घूम गया था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब नीचे नीचे तो यहाँ पे 1 नीचे 4 आ रहा है ना, तो 4 अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे आ रहा है तो उसे क्रॉस कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा रूल्स बोलता है बच्चों। ऊपर वाला हो गया कैंसिल, ठीक है। तो 4 को क्रॉस कर जाओ, कोई इश्यू नहीं है। तो आपका ये हो गया रोटेशन 1 से 2, ये आपको 2 मिल गया, देन आपको 3, 4 मैंने क्रॉस किया है, रूल्स कहता है ऐसा, तो मैंने क्रॉस कर दिया। ये रोटेशन कौन सा होगा जल्दी से बताओ बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पे हो गया एस। अब इधर आ जाओ, इसको देखो, मेरे इमेज को देखो, इसको तो कर सकते हो ना। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, 1, सेकेंड इसकी होगी, थर्ड आपका ये हो जाएगा, फोर्थ आपका ये, फोर्थ आपका कहाँ पे है, लिस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल लाइन पे, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो कराते हैं बच्चों हम लोग रोटेशन, तो क्या होगा 1 से 2, 2 से 3। तो बच्चों ऊपर से जा नहीं सकते क्योंकि 1 के बाद 3 आ जाएगा, मुझे 1 से 2 पे जाना है, तो नीचे 4 आ रहा है लिस्ट पर, से क्रॉस कर जाओ, कोई इश्यू नहीं है, रूल ऐसा कहता है, ये इस तरीके से जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या। तो बेटा ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो आंसर होगा ये आपका आर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। अरे समझ में आया कि नहीं आया, सभी बच्चों को बताओ। यस, कल अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपके वर्टिकल लाइन पे नहीं है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्या होगा। तो उसको रोटेट कराएंगे हम लोग, और रोटेट कराने के बाद उसको हॉरिजॉन्टल, उसको वर्टिकल लाइन पे हम लेके आएंगे, और कैसे लेके आएंगे, कितना रोटेशन कराएंगे, इस पे हम लोग कल करेंगे डिस्कशन, ठीक है। तो आज का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका पूरा उसको आज लेक्चर में आपको मिल भी जाएगा। प्लीज बच्चों लेक्चर देखो, जिससे आपका डेफिनेटली बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो